नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर, जहां यूपी जापान साझेदारी को आज एक नई रफ्तार मिलेगी। जापानी डेलीगेशन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, जहां उद्योग, कृषि, हेल्थ केयर और एमएसएमई को लेकर महामंथन किया जाएगा। जापानी निवेश और तकनीक को लेकर नया रोड मैप बनेगा। यूपी के एमएसएमई और जापानी तकनीक में तालमेल बिठाया जाएगा। ओडी ओपी से स्टार्टअप तक जापानी मेहमान उत्तर प्रदेश की ताकत को देखेंगे। जापानी विद्यार्थियों का अटल विद्यालय में दौरा भी होगा। इसके अलावा महिला प्रतिनिधि 1090 विमेन हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली भी समझेंगी। ऊर्जा सहयोग को लेकर यामानाशी के गवर्नर से भी मुलाकात होगी, बैठक होगी। एमओयू एक्सचेंज से लेकर यूपी जापान रिश्तों को संस्थागत आधार मिलेगा। संस्कृति के रंग में भी भारत जापान की दोस्ती रंगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिनर होगा जापानी डेलीगेशन का, उसके साथ इस दौरे का समापन होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आमंत्रण पर लखनऊ में जापानी मेहमान पहुंचेंगे, जहां खास कार्यक्रम होगा। जापान के डेलीगेशन के स्वागत और उनके सम्मान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि यहां पश्चिमी यूपी के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। दिल्ली के कई शहरों का दौरा ये डेलीगेशन कर रहा है। दिल्ली के अलावा भी कई और जगह पर इनका सम्मान, स्वागत और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की गई हैं। जिला उद्योग केंद्र की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये डेलीगेशन दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ और वाराणसी का दौरा करेगा। इस दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता और स्थानीय उत्पादों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जापानी डेलीगेशन के दौरे का मुख्य उद्देश्य यूपी में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं का पता लगाना है। इस डेलीगेशन को प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक सुविधाएं, स्थानीय उत्पाद और निवेश के विभिन्न अवसरों से भी अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा कैराना की स्पेशल मिठाई भी जापानी मेहमानों के सामने रखी जाएगी और इस मिठाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिल सकती है। लखनऊ से संवाददाता आलोक द्विवेदी लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या पूरा कार्यक्रम आज होने वाला है? जापानी मेहमान पहुंचेंगे, क्या उनके स्वागत की तैयारियां हैं? जापानी मेहमान तो कल ही पहुंच चुके थे। अब उनके मेहमान नवाजी का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले आज वो सुबह राज्यपाल राजभवन में जाकर राज्यपाल से मिले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट हुई है। अब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तमाम सेशन शुरू होंगे। 4 सेशन बताए जा रहे हैं शुरू होंगे, जिनमें तमाम बिंदुओं पर निवेश को लेकर चर्चा होगी। इस चर्चा में लगभग 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चर्चा में भाग करेंगे और अपना संबोधन देंगे। तो पहले जो डेलीगेट्स आया हुआ उत्तर प्रदेश में तकनीकी को जानने के लिए कई सारे भ्रमण भी करेंगे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम की तरफ भी जाएंगे, साथ ही 1090 जो बना हुआ है उसका भी दौरा करेंगे, यानी भ्रमण करेंगे। तो जो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको देखेंगे जापानी जो डेलीगेट्स आए हुए हैं। साथ ही अपने कोई विचार भी जो साझा करना हो तो विचार साझा करेंगे। और रात्रि को लगभग 7 से 8 बजे 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर डिनर का कार्यक्रम रखा गया। ये पूरा कार्यक्रम आज पूरे दिन का है, जिस पर जापानी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर उपस्थित रहेगा। निवेश को लेकर जो चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जो है निवेश के लिए अच्छा डेस्टिनेशन माना जा रहा है। जापान भी इसमें काफी रुचि दिखा रहा है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात अभी तक सामने आई, सूत्र जो बता रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश में निवेश की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश को एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात बनाने की बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, उसकी तरफ जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसको लेकर ये डेलीगेट जो आया उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल आलोक, इससे पहले दिल्ली में बिजनेस कॉन्क्लेव भी हुआ और इन्वेस्टमेंट समिट भी हुई है। अब लखनऊ के अलावा कहा जा रहा है कि कानपुर और वाराणसी का दौरा भी ये डेलीगेशन करने वाला है। डेलीगेशन जो आया हुआ है 24 अगस्त तक यहाँ पर रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। जो सूत्र बता रहे रहेगा और बारी बारी से कानपुर में दौरा करेगा, वाराणसी भी जाएगा, हो सकता है गोरखपुर का भी कार्यक्रम मिल जाए, वहां भी जाकर जो तमाम विकास के कार्य हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्य हुए हैं, उसका अवलोकन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी नए आयाम गढ़ने के जो भी कार्य किए गए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग से हो, तमाम चीजों को लेकर जो उत्तर प्रदेश में नई कीर्तिमान गढ़ने की कवायद शुरू हुई है,
है उसको लेकर जापानी डेलीगेट्स उसका लगातार अवलोकन करेंगे। हो सकता है कि ये भदोही में जाए जहां पर कालीन व्यापार तेजी से जो उभर रहा है उसको भी लेकर ये भ्रमण कर सकते हैं। तो इनका भ्रमण कार्यक्रम पूरा उत्तर प्रदेश में लगभग जारी रहेगा, क्योंकि इस डेलीगेशन में कुछ विद्यार्थी भी हैं, कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ अधिकारी भी हैं। तो इन सबको एक समायोजित करते हुए सबके जो जिस क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र का ये भ्रमण करेंगे, उसका दौरा करेंगे और उसमें जो तकनीकियां हैं अपनी तकनीकी साझा करेंगे, यहाँ की तकनीकी की जानकारी लेंगे। जब दोनों तकनीकियां मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि जापान की टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश को या देश की टेक्नोलॉजी जब एक साथ मिलेगी तो एक नए आयाम जरूर गढ़ेगी, जिसकी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इशारा है और उस तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ भी रहा है। जी बिल्कुल आलोक, इसके अलावा कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के भी खास उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और खासतौर से जो खाद्य उत्पाद हैं जिसमें कई मशहूर मिठाइयां भी शामिल हैं, वो भी उनके सैंपल पहले से मंगा लिए गए हैं और इन मेहमानों के सामने रखे जाएंगे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से फिर ये एक छोटा सा नमूना पेश होगा या उनकी मेहमान नवाजी में कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो खास मिठाइयां हैं यहाँ पर मंगाई गई है उनका स्वाद चखेंगे और हो सकता है कि अपने यहाँ आयात निर्यात का भी ये सिलसिला इस बात को लेकर शुरू हो। लेकिन उसके बाद ये तो छोटा सा तोहफा रहा, लेकिन और भी तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो जिस उत्पादों के जरिए उत्तर प्रदेश जापान को रिझाना चाहता है। कई ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थ भी ऐसे हैं जो उत्पादित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, वो भी उनके सामने दिखाया जाएगा, उनके सामने परोसा जाएगा कि यहाँ की ये खासियत है। साथ ही जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो उत्पाद है उनको भी बताया जाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का जो उत्पादन उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है इसको भी दिखाया जाएगा कि हमारी ये टेक्नोलॉजी है। तो खाद्य पदार्थ से लेकर टेक्नोलॉजी तक उत्तर प्रदेश किसी भी स्तर पर जापानी जो डेलीगेशन आया हुआ है, जापानी प्रतिनिधि मंडल को पूरी तरह से रिझाने की कोशिश करेगा, ताकि क्योंकि वंदना जो जापान की टेक्नोलॉजी रही है वो शायद अभी जो टेक्नोलॉजी पूरे विश्व की है उसमें सबसे आगे माना जाता है जापान अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर भी है, क्योंकि आपदा में अवसर उत्तर प्रदेश हमेशा तलाशता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते रहते हैं। अब जैसे कई क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ को लेकर भी चर्चा होगी कि कौन सी ऐसी तकनीकी अपनाई जाए जहां से बाढ़ का पानी दूसरे तरफ डाइवर्ट किया जा सके, इसमें भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको समेटते हुए उत्तर प्रदेश में जो जापानी प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है इसका पूरा फायदा उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा और कहीं न कहीं जापानी प्रतिनिधि मंडल जब वापस जाएगा तो भी इस बात का जिक्र करेगा कि वाकई में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ जो उत्पाद है, वहाँ पर जो नया इन्वेशन हुआ है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, चाहे ऊर्जा सहयोग की बात हो, एमएसएमई की बात हो या फिर दूसरे क्षेत्रों में निवेश की बात हो, ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आलोक। और बड़ी खबर, कंगना पर गटर जनरेशन टिप्पणी को लेकर सुनवाई आज होने वाली है। पेपर लीक विरोध में छात्रों को अपमानित करने का उन पर आरोप है। आगरा की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई इस मामले को लेकर होगी। इस मामले में कंगना रनौत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। कंगना के गटर जनरेशन वाले बयान से जुड़ा हुआ ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। आगरा की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक के विरोध में धरना दे रहे छात्रों को अपमानित किया। इसी को लेकर उनके खिलाफ ये वाद दायर किया गया है, यानी याचिका दाखिल की गई है और इस मामले पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान कंगना रनौत की ओर से जेनजी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी है कि उन्होंने सभी जेनजीज को ऐसा नहीं कहा था, लेकिन इस मामले में छात्रों को अपमानित करने का उन पर आरोप है और स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। लगातार सोशल मीडिया पर हालांकि ये विवाद गहराता हुआ भी दिखाई दिया। आगरा के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। क्या टिप्पणी की जाती है और कंगना के लिए क्या निर्देश होते हैं ये देखना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से देखा जा रहा है। छात्रों पर जो टिप्पणी की गई है उसे उनके अपमान से जोड़ा जा रहा है। कंगना क्योंकि खुद भी सांसद हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी अगर उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है तो ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है और इसीलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है। खबर मणिपुर से है, जहां जिरीबाम में ड्रग्स तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम हुई है। असम राइफल्स और पुलिस की ओर से ज्वाइंट कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 6 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 27 करोड़
28 लाख रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई है। 90,000 याबा टैबलेट और 48 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। नाव और 6 मोबाइल फोन भी सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मणिपुर के जिरीबाम से खबर, जहां नशे के कारोबार पर सुरक्षा बलों की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। असम राइफल्स और बोरो बेकरा पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 27 करोड़ 28 लाख की नशीली दवाएं बरामद की हैं। इस दौरान 6 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। आरोपियों के पास से 90,000 याबा टैबलेट और 48 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली नाव और 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत पूरे मामले की कार्रवाई करते हुए जांच हो रही है। ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप कहां से आई है और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसको लेकर भी पूछताछ अब इन आरोपियों से की जाएगी। संजय प्रसाद फोनलाइन पर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये बड़ी कामयाबी है टीम के लिए, ड्रग्स तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी गई है, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या अभी तक डिटेल सामने आ रही है? जी, असम राइफल्स का ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी कामयाबी कही जा रही है। 27 करोड़ 28 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद किया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम मणिपुर जिले के जिरीबाम में असम राइफल्स और ने जिस तरह से ये ऑपरेशन किया, खुफिया एजेंसी को पता चला था कि बोराक नदी के जरिए असम बॉर्डर में घुसने के लिए, बोराक नदी के जरिए असम में घुसने के लिए ये बारात के लेके जा रहे थे। और असम राइफल्स के सूत्रों का से खबर मिला था कि एक कंटेनर नाव के जरिए ये नदी पार कर रहे थे और ये ड्रग्स लेकर असम में आ रहे थे। जो इनको असम राइफल्स ने मणिपुर के जिजीराम इलाके में जिजीराम जो इलाका है वहाँ पे पकड़ा है। और ये जो कार्रवाई है, करीबन इसमें 90,000 यामाहा टेबलेट था, जहाँ जिसका मूल्य कभी 27 करोड़ है, और उसके साथ 48 ग्राम हीरोइन था, जिसका बाजार का अभी का मूल्य जो है करीबन 28 लाख 80 हजार रुपया है। इन लोगों से पूछताछ जारी है और असम राइफल्स के द्वारा इस कार्रवाई में इस तरह से मणिपुर की पुलिस ने सहयोग किया था और ये ड्रग्स तस्करों को पकड़ने में संभव हो चुके हैं। और ये ड्रग्स कहां से लेके आए थे, इसकी जांच अभी शुरू हो चुकी है और पुलिस प्रशासन इस ड्रग्स तस्करी को पकड़ने के लिए अपनी ओर से ठोस कदम उठा रहे हैं। और इन 6 जो ड्रग्स तस्कर थे, इनको पुलिस अपने जिम्मे में लेकर पूछताछ जारी रखी हुई है और जितने भी नशीले पदार्थ मिले हैं सभी को सीज किया गया है। और कहां से कहां तक बिल्कुल संजय, ये गंभीर मामला है। 27 करोड़ की ड्रग्स जो कि नाव में छुपाकर लाई जा रही थी और कहां पर इसे सप्लाई करना था, क्या मंसूबे थे, इन सब पर जांच पड़ताल होनी जरूरी है। जी जी, जितना दूर हम पता चला है कि ये सब म्यांमार से लेकर आ रहे थे और असम के रास्ते के जरिए देश के अन्य राज्यों में इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का उनका फॉर्मूला होगा। और ड्रग्स तस्कर जिस तरह से सक्रिय है और असम पुलिस के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की पुलिस, असम राइफल सभी सक्रिय है कि ड्रग्स मुक्त असम या नॉर्थ ईस्ट बने। और सरकार भी काफी कठोर है, जिसके कारण से हर दिन एक के बाद एक करोड़ों की खेप जिस तरह से पकड़ी जा रही है, ड्रग्स तस्कर को दबोचा जा रहा है। सरकार और प्रशासन तत्पर है। मणिपुर में जिस तरह से ये मामला सामने आया है, करीबन 27 करोड़ रुपए का जो ड्रग्स पकड़ा गया है। कुछ दिन पहले असम में 2 दिन में 120 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़ा गया था। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में पूरे ड्रग्स का जो जाल है, नेटवर्क है, काफी सक्रिय हो चुका है और पुलिस प्रशासन भी इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए काफी गंभीर रूप से अपने काम कर रहे हैं। जिस तरह से उनके स्लीपर सेल है, जिनका सोर्स है, सभी को एक्टिव करके रखे हुए हैं। ड्रग्स तस्कर जिस असम या नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स की कारोबार करने ना सके, इसके लिए काफी सक्रिय है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सरकार भी इसमें ड्रग्स तस्करों को अपने जड़ से निपटने के लिए काम कर रही है। और सभी को NDPS के एक्ट के तहत जो न्यायिक कानून है उसके तहत कार्रवाई पुलिस कर रही है और सरकार प्रशासन सभी तत्पर है। ड्रग्स के विरोध में असम या नॉर्थ ईस्ट हो या मणिपुर सभी में सक्रिय है। जिस तरह से ड्रग्स के कारोबार करने वाले लोग फोर्स के जरिए, नदी के जरिए ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए असम पुलिस, असम राइफल तत्पर है। और आज जिस तरह से 27 करोड़ 28 लाख 80 हजार रुपए के ड्रग्स पकड़ा गया है,
इसे लेकर प्रशासन काफी सक्रिय है और लोगों में काफी सद्भावना, पुलिस के ऊपर विश्वास है कि और भी लोग पकड़े जाएंगे और ये नेतृत्व कहाँ से आया था, कहाँ जाने वाला था, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है प्रशासन। और आने वाले दिन में पता चलेगा कि ये जो ड्रग्स था वो ये गाड़ी कहाँ से लेके आया था, कहाँ जाने वाला था, इसके बारे में पूरी जानकारी पुलिस इंक्वायरी के बाद ही पता चलता है। बिल्कुल, प्रशासनिक अमला सतर्क है, स्थानीय लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संजय। वहीं मुंबई से खबर है, जहां कुर्ला में एक बड़ा क्रेन हादसा हुआ है। क्रेन गिरने से 10 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। कसाईवाड़ा कुरैशी नगर में निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि असंतुलित होकर पास के घरों पर यह क्रेन गिरी है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुंबई के कुर्ला में एक घर पर क्रेन गिरी। इस हादसे में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक बड़ी क्रेन कुरैशी नगर में मध्य रेलवे की पटरियों के साथ एक मकान पर गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि किसी के मलबे में फंसे होने की आशंका नहीं है, लेकिन 10 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। मौके पर किस तरीके से अफरा तफरी मची, चीखपुकार मची, वो तस्वीरें सामने आई हैं। क्रेन गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मकान पर क्रेन गिरी है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य वहां पर चल रहा था और अचानक से बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये क्रेन एक मकान पर गिर गई, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू किया गया है। किसी के मलबे में दबे होने की आशंका नहीं है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। क्रेन गिरने से 10 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुंबई के कुर्ला से बड़ी खबर है। और अब खबर हरियाणा के हिसार से, जहां कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया। गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पेशी पर आए विनोद पानू, जिस पर फायरिंग हुई। बाइक सवार बदमाशों ने 12 राउंड गोलियां चलाई हैं। उस पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। विधायक सावित्री जिंदल के पीए के भतीजे की हत्या का यह दोषी था। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हरियाणा के हिसार कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हुई गैंगस्टर विनोद पानू की हत्या के तार अजीत पहलवान गैंग से जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो विनोद काना और अजीत पहलवान दोनों एक ही गांव थुराना के रहने वाले हैं। उनके बीच साल 2008 से लेकर वर्चस्व को लेकर यह खूनी जंग चल रही थी, गैंग वॉर चल रही थी। खास बात यह है कि अजीत के हमले से ही विनोद पानू की एक आंख चली गई थी। इसके बाद से लोग उसे काना कहने लगे और इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। दोनों की गैंग वॉर फिर से शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इस गैंग वॉर में अभी तक कई जानें जा चुकी हैं। उधर विनोद काना की हत्या से पहले एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें विनोद कई लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गुरुवार को कोर्ट में पहुंचने से पहले का है, जिसमें जानलेवा हमले और रंगदारी के चर्चित मामले में बरी होने का जश्न मनाया जा रहा था। इसके बाद ही काफिले के साथ सभी 12 आरोपी कोर्ट पहुंचे थे और उन पर हमला हुआ। 12 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें विनोद काना की हत्या कर दी गई। तो कोर्ट के बाहर गैंग वॉर की यह बड़ी घटना हुई है। हिसार कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट के गेट पर ही यह मर्डर हुआ है। गैंग वॉर से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हत्या के दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने 12 राउंड फायरिंग की है। अंधाधुंध हुई इस गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत है। विनोद काना जिसकी हत्या हुई है, उस पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। तो पहले से ही रंजिश चली आ रही थी। गैंग वॉर का यह मामला है, जिसमें विनोद काना की हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाश यहां पहुंचे। बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की।
इस बीच खबर उत्तर प्रदेश के वृंदावन से है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ है। निर्माणाधीन मॉल की शटरिंग गिरने से हादसा हुआ। शटरिंग गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। तीसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक से शटरिंग गिरने से हादसा हुआ है। 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, एक मजदूर घायल है। 3rd फ्लोर पर यह काम चल रहा था, अचानक से यह हादसा हुआ है। मौके पर चीख पुकार मच गई है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। एक मॉल में निर्माण का काम चल रहा था, अचानक से शटरिंग गिरी और 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। एक मजदूर के घायल होने की खबर है। मॉल के तीसरी मंजिल पर यह काम चल रहा था। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है, घायल को अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन 3 मजदूरों की इस दौरान हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन से ये दुखद खबर सामने आई है। किस तरीके से मौके पर चीख पुकार मची है, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। यही वो मॉल है जहां पर काम चल रहा था। तीसरी मंजिल पर अचानक से शटरिंग गिरने से हादसा हुआ है। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो मलबे में दब गए। 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर के घायल होने की खबर है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है उसकी यहां पर तहकीकात की जा रही है। निर्माणाधीन ये मॉल जिसमें तीसरी मंजिल पर काम चल रहा था। गगन पंडित संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गगन, क्या पूरी जानकारी, कैसे हादसा हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं? देखिए, बताना पूरा मामला थाना वृंदावन क्षेत्र के ओमेक्स का है, जहां पे मॉल के तीसरे फ्लोर पे जो है ढलाई का काम चल रहा था। अचानक से शटरिंग गिरी। शटरिंग के नीचे जो है कई लोग दबे। मौके पे 3 लोगों की मौत हुई, जबकि कुछ लोगों को घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 6 बजे की घटना बताई जा रही है। 6 बजे की घटना, इतना जल्दी जो है कार्य शुरू होता है, लेकिन किसी प्रकार के जो सुरक्षा मानकों को ताक पर रखते हुए ये लोग जो है कार्य करते हैं। इसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी की अगर बात करें तो मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से इस तरीके से सेटिंग का काम चल रहा है। लगातार धड़ल्ले से पूरे वृंदावन में जो मानकों को ताक पे रखकर जो इस तरीके के काम चल रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं, इस तरीके कई घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, लेकिन दुखद खबर यह है कि इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ, गगन, कितने मजदूर लगभग वहां पर काम कर रहे थे? जिस वक्त ये हादसा हुआ है लगभग 15 से 20 मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ जब ढलाई होती है तो ढलाई के ऊपर कुछ मजदूर होते हैं, नीचे कुछ लोग नीचे होते हैं। जो जब शटरिंग गिरी है तो नीचे वाले जो लोग थे उसमें कुछ निकल गए और कुछ लोग उसमें दब गए, जबकि बताया जा रहा है 1 से 2 लोग घायल हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई इस मामले पर की जा रही है? जी, लगातार पुलिस मौके पहुंची है। सबों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के जो है पीएम के लिए भेजा है और जो घटना हुई है घटना की जांच में जुटी है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं हुआ है। जो चश्मदीद मौके पर मौजूद थे उन्होंने क्या बताया, किस तरीके से पूरा ये हादसा हुआ? जो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि जब ढलाई चल रही थी और नीचे जो है ढलाई जब शटरिंग लगी होती है, नीचे बल्लियों का सहारा लिया जाता है। बल्लियों का जब सहारा लिया जाता है तो ऊपर जब वजन ज्यादा होता है, किसी प्रकार से बल्ली टूटने के कारण जो है ऐसा बताया जा रहा है कि बल्ली वगैरह टूटने के कारण जो है शटरिंग गिरी है, जिससे लोग वहाँ दबे हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए गगन। वहीं बिहार के सीतामढ़ी से खबर, जहां प्रसाद खाने से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। प्रसाद खाने से 4 लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। 6 साल की बच्ची साक्षी कुमारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पड़ोसी के घर से यह प्रसाद आया था। प्रसाद खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, परिवार के लोगों की तबीयत खराब हुई है। 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। सीतामढ़ी से हैरान करने वाली खबर है। डुमरा थाना क्षेत्र के परोहा गांव में बताया जा रहा है कि पड़ोसी के घर से जो प्रसाद आया उसे खाने से परिवार के कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। प्रसाद में पूरी, खीर और सब्जी थी। प्रसाद खाने के बाद 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जबकि 6 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई होगी। तो बिहार के सीतामढ़ी से खबर है, जहां प्रसाद खाने से 6 साल की मासूम की मौत हो गई है, जबकि परिवार के कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पड़ोसी के घर से यह प्रसाद आया था, क्या उसमें जहर था या किसी और वजह से परिवार के लोगों की तबीयत बिगड़ी है।
हैरान कर देने वाली एक खबर बिहार के सीतामढ़ी से, जहां प्रसाद खाने से 6 साल की मासूम की जान चली गई, जबकि परिवार के 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।